सभी विद्यार्थियों, राणा रोहन शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास के अंदर पिछली बार हमने कक्षा 12 इतिहास का पहला अध्याय पढ़ा था। आज हम दूसरा अध्याय लेकर के आपके सामने आए हैं। आज हमारे जो इतिहास का पाठ है उसका नाम है भारत का स्वर्णिम इतिहास। जैसा कि हम ये जानते हैं कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक जो सम्राट है वो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है और इतिहास में उन्हीं घटनाओं को उल्लेखित किया गया है या उन्हीं को ऐतिहासिक घटना माना गया है जिनका हमारे पास लिखित प्रमाण उपस्थित हो। अब वो लिखित प्रमाण चाहे हमें खुदाई से प्राप्त कोई ऐसी वस्तुएं हो जो पुरातात्विक स्रोत के रूप में आती हो, चाहे अशोक सम्राट के शिलालेख हो, ताम्रपत्र हो, उन सभी को हम ऐतिहासिक स्रोत के रूप में मानते हैं। इनमें सिक्कों का भी स्थान है, मंदिर या अन्य कई ऐसे मठ, बौद्ध मठ जो है, स्तूप हैं, जैन मंदिर हैं, उनके शिलालेख, ताम्रपत्र लेख, अभिलेख जो भी हैं, स्तंभ लेख, गुफा लेख, उन सभी में जो हमें लिखित सामग्री प्राप्त हुई है उसे हम ऐतिहासिक सामग्री के रूप में मानते हैं। तो इस हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम ऐसा सम्राट है जिसके बारे में हमारे पास लिखित सामग्री उपस्थित है, लिखित सामग्री हमें मिली। तो आज हम स्वर्णिम इतिहास के अंदर सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को लेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बारे में ज्यादा विस्तार में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अनुसार मात्र इतना दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ व्यक्ति क्षत्रिय मानते हैं, कुछ इसे वैश्य जाति का मानते हैं, कन्या जाति का, और कुछ लोग इसे विशद संज्ञा दी गई। तो विशद का अर्थ मतलब निम्न कुल होता है, ये शिकारी जातियों से भी संबंधित है। तो इस से आगे बढ़ते हुए हम डायरेक्ट चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका कार्यकाल 322 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इसका शासन काल होता है। वैसे इसका जन्म को 345 ईसा पूर्व में बताया जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसके जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं, जैसे इसकी माता का नाम ऐतिहासिक स्रोत के अंदर मौर्य या मौर्य बताया जाता है। कई जगह इसका माता का नाम मुरा बताया जाता है, जो घनानंद की दासी के रूप में भी बताई गई। तो उसकी संतान होने के कारण यह पूरा का पूरा वंश मौर्य कहलाया है। तो माता का नाम मुरा बताया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं एक बार चाणक्य धनानंद से रुष्ट होकर के, धनानंद ने इनका अपमान कर दिया था चाणक्य का, तो ये रुष्ट होकर के किसी ऐसे व्यक्ति की या किसी ऐसे बालक की खोज में थे जो उनके उद्देश्यों को पूरा कर सके। जैसा कि इन्होंने, जब इनका अपमान हुआ तो इन्होंने धनानंद को कहा था कि एक दिन मैं एक ऐसा योद्धा तैयार कर दूंगा जो तेरे वंश का ही विनाश कर देगा। तो ऐसे एक योग्य व्यक्ति की तलाश में ये घूम रहे थे। उस समय एक स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य राजकीलम नाम का खेल खेल रहे थे। राजकीलम खेल, ये राजकीलम खेल खेलते हुए जब चाणक्य ने इस चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिभा को देखा तो उन्हें अपने सपनों को पूर्ण करने वाला ये बालक मिला और उन्होंने इसकी माता से इसको खरीद लिया, ऐसा बताया जाता है। तो राजकीलम खेल खेलते हुए इसकी योग्यता का पता चलता है, योग्यता का पता चलता या ज्ञान हुआ। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के चाणक्य तक्षशिला गए, वहां इनकी शिक्षा दीक्षा जो भी थी, शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या में इसको निपुण किया और इसको इस प्रकार से तैयार कर दिया कि यह धनानंद के विशाल साम्राज्य से टक्कर ले सके। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की जो जानकारी है वो कुछ अभिलेखों से, कुछ लेखों से मिलती है। वैसे चंद्रगुप्त है ये सबसे
एक अभिलेख है अपना जिसका रुद्रप्रयाग, सॉरी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त नाम का उल्लेख प्राचीनतम माना जाता है कि भाई चंद्रगुप्त का उल्लेख कहाँ हुआ, सबसे प्राचीन तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख के अंदर इस नाम का उल्लेख हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में जो राजा बनता है उससे पहले सिकंदर का आक्रमण होता है, लेकिन किसी कारण से सिकंदर यहाँ से लौट जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो मुख्य बात इसके जीवन की घटनाक्रम में है वो है 305 ईसा पूर्व। 305 ईसा पूर्व में ये सिकंदर था, उसका जो सेनापति था उसके साथ इसका एक युद्ध होता है, सेल्यूकस, जिसको सेल्यूकस निरियाकस कहा जाता है। ये निरियाकस एक उपाधि है, इस निरियाकस का मतलब होता है विजेता। सेल्यूकस निरियाकस, निरियाकस मतलब विजेता। तो सेल्यूकस निरियाकस से चंद्रगुप्त मौर्य के साथ 305 ईसा पूर्व में युद्ध होता है। इस युद्ध में सेल्यूकस निरियाकस पराजित होता है, ये पराजित हो जाता है, हार जाता है। ये हार जाता है और यहाँ पर इन दोनों के मध्य में एक संधि होती है। उस संधि के अनुसार जो सेल्यूकस है सेल्यूकस काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये 4 स्थान चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप देता है संधि के अनुसार। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को सौंप देता है, चंद्रगुप्त को सौंपे, क्योंकि इसमें ये पराजित हो जाता है सेल्यूकस। तो संधि होती है, संधि के अंदर ये काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को सौंप देता है। यूनानी साहित्य के अंदर जैसे एरिया ऐसे कुछ नाम मिलते हैं, तो ये उन्हीं का भारतीय नाम है, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। तो यहाँ पर ये सौंप देता है। चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी सेल्यूकस को देता है, सेल्यूकस को सौंपे, उपहार में देता है, सौंपे। क्योंकि सेल्यूकस भारत में आने के बाद युद्ध के अंदर हाथियों की उपयोगिता को समझ आता है कि युद्ध क्षेत्र में हाथी कितने उपयोगी होते हैं, इसलिए वो चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी मांगता है और 500 हाथी उसे दे दिए जाते हैं। इसके साथ ही सेल्यूकस की एक पुत्री जिसका नाम हेलेना या हेलेना इतिहास में बताया जाता है, कई जगह पर इसको कार्नेलिया का नाम भी दिया गया है, कार्नेलिया। तो हेलेना से चंद्रगुप्त का विवाह कर दिया जाता है, चंद्रगुप्त का विवाह कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये भारतीय इतिहास का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है, चंद्रगुप्त और हेलेना का विवाह, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह भारतीय इतिहास का। भारतीय इतिहास का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह हेलेना और चंद्रगुप्त का माना जाता है। चंद्रगुप्त का शासन था अपने आप में एक वंश की, एक महान वंश की नींव रखने के लिए जाना जाता है। अब इसका शासन कहां से कहां तक था, तो ऐसा कहा जाता है कि मगध से लेकर के, मगध से आज के गुजरात जहां सौराष्ट्र है,
सौराष्ट्र तक, मगध से सौराष्ट्र तक, और उत्तर में सौराष्ट्र तक, और उत्तर के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है वो काबुल, क्योंकि काबुल उसको उपहार में दे दिया गया था, काबुल में अंदर, तो काबुल से कर्नाटक तक साम्राज्य विस्तार था। साम्राज्य विस्तार था। दो ग्रंथ हैं दक्षिण भारत के, अहनानुरू और मुरनानुरू। उन ग्रंथों से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण अभियान का पता चलता है। तो आपको ये दो पुस्तकें हमेशा याद रखनी है, एक तो अहनानुरू और एक है मुरनानुरू। अहनानुरू, मुरनानुरू, ये दो दक्षिण लेखकों की किताबें हैं। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दक्षिण में किए गए अभियान का पता चलता है। मुरनानुरू से चंद्रगुप्त के दक्षिण अभियान, यानी दक्षिण भारत पर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने हमला किया था, तो दक्षिण अभियान का पता चलता है। ज्यादा इसके बारे में आपको कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, जो मेन पॉइंट है वो आपको बता दिए हैं। अब इसमें लास्ट में अपन आते हैं इसके उत्तरार्ध के अंदर। 298 ईसा पूर्व में कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 साल तक मगध में अकाल पड़ा था और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। बड़ी मात्रा में जन धन की हानि हुई थी, पशुओं की मृत्यु हो गई थी। तो इससे विक्षोभ से आकर के चंद्रगुप्त मौर्य 291 ईसा पूर्व में दक्षिण भारत चला गया, और दक्षिण भारत में 291 ईसा पूर्व में दक्षिण भारत में एक जगह है जिसका नाम है श्रवणबेलगोला। आज भी यहाँ पर भगवान बाहुबली की मूर्ति है, भगवान बाहुबली की मूर्ति है श्रवणबेलगोला। यह कर्नाटक में है, कर्नाटक। उस समय ये मैसूर में, मैसूर उसी का एक पार्ट था, कर्नाटक बाद में बनाया गया, पहले मैसूर राज्य ही स्थापित था। तो मैसूर के अंदर कर्नाटक जो है वहां पर श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा के द्वारा अपने प्राण त्यागे। संथारा, ये नाम थोड़ा विशेष याद रखना, संथारा क्या है? जैन धर्म के अंदर अपने संचित कर्मों से मुक्ति प्राप्ति के लिए या जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए व्यक्ति पहले अन्न का त्याग करता है, यानी खाना छोड़ देता है। उसके बाद में वो जल का त्याग कर देता है और वीर पुरुष की भांति मृत्यु का इंतजार करता है और अंत में अपने प्राण त्याग देता है। इससे उसका मोक्ष माना जाता है। इसी को संथारा कहा जाता है। 5-7 साल पहले इस पर काफी विवाद भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर हुई थी कि संथारा बंद किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए नकार दिया कि ये एक संप्रदाय, एक समुदाय की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। इसको बंद करना, रोक लगाना, ये उस समुदाय पर ही निर्भर करता है। तो अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि संथारा जैन धर्म जो है उससे जुड़ी हुई एक प्रक्रिया है जिससे मोक्ष प्राप्त किया जाता है, और 291 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जब 291 ईसा पूर्व में संथारा के द्वारा उसने अपने प्राणों का त्याग किया, तो उसका पुत्र बिंदुसार शासक बनता है। बिंदुसार के जन्म के विषय में भी बड़ी रोचक घटना मिलती है। चाणक्य, जो बिंदुसार का जन्म हुआ था, वो चाणक्य नहीं चाहता था कि बिंदुसार का जन्म हो, क्योंकि ये घनानंद, जो धनानंद था, उसकी पुत्री का पुत्र था। क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का वध कर दिया या उसके साम्राज्य को नष्ट कर दिया, तो उसकी पुत्री से विवाह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। तो चाणक्य चाहता था कि इस पुत्र का जन्म ना हो। इस हेतु ये इतिहास में बताया जाता है कि बहुत ही अल्प मात्रा के अंदर दूध के अंदर विष मिला करके चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी जो थी, जो गर्भवती थी, उसको ये चाणक्य दिया करता था दासी के द्वारा। और वो ये चाहता था कि इसका जन्म ना हो, लेकिन हुआ उल्टा। इस बालक का जन्म हो जाता है और इसकी माता का देहांत हो जाता है। जन्म के तुरंत बाद इसकी माता का देहांत हो जाता है और इसके शरीर में कुछ छोटे छोटे बिंदु हो जाते हैं उस विष के प्रभाव के कारण। इसलिए इसका नाम भी बिंदुसार रख दिया है। ऐसा इतिहास में वर्णन आता है। ऐसा इसके बाद में
बिंदुसार को जब ये ज्ञान होता है कि मेरी माता के देहांत में चाणक्य का हाथ है, तो वो चाणक्य से ताउम्र नाराज रहता है। इसलिए बिंदुसार के समय में कुछ समय तक तो चाणक्य प्रधानमंत्री रहता है। उसके बाद में चाणक्य को हटा करके नया प्रधानमंत्री खल्लाटक और राधा गुप्त के नाम से बनाया जाता है। तो राधा गुप्त और खल्लाटक ये दोनों ही बिंदुसार के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बिंदुसार, आपको क्या याद रखना है बिंदुसार के विषय में कि बिंदुसार को कई उपनामों से जाना जाता है। जैसे पहला इसका उपनाम है अमित्र घाटी। अमित्र घाटी, ये अमित्र घाटी, अमित्र घाटी का मतलब और मित्र, जो मित्र नहीं है यानी शत्रु। घाटी का अर्थ है नाश करने वाला, यानी बिंदुसार को अमित्र घाटी, शत्रुओं का नाश करने वाला बताया गया है। इसी को यूनानी भाषा के अंदर अमित्र चेटिस या अमित्र चेटिस, अमित्र चेटस जो भी है इस नाम से पुकारा जाता है। ये एक ही नाम है, इसी का हिंदी रूपांतरण है अमित्र घाटी, और ये अमित्र चेटस है। ये यूनानी भाषा में बताया जाता है, यूनानी लेखक। बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है, सिंहसेन, सिंहसेन के नाम से जैन ग्रंथों में बताया गया है, जैन ग्रंथों में। वायु पुराण में, वायु पुराण के अंदर बिंदुसार को भद्रसार बताया गया है, भद्रसार, ये इसके उपनाम है। तो इस प्रकार से इसके कई उपनाम मिलते हैं। इसने अपने जीवन में कुछ ग्रंथों से उल्लेख मिलता है कि इसने 16 बड़े युद्ध लड़े, लेकिन इतिहासकार इस बात में आज भी शोध का विषय है कि ये 16 युद्ध कौन कौन थे। इसलिए अंत में इतिहासकार ये मानते हैं कि इसने अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का अंदर जो साम्राज्य स्थापित हुआ था मगध को, उसी को सुरक्षित रखा, कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा। इसके समय में एक राजदूत, पहला नाम है इसके अंदर सीरिया, सीरिया जो इसके पड़ोसी देश था, उस सीरिया जिसको यूनान है, तो सीरिया का शासक था। उसने अपना राजदूत इसके दरबार में भेजा, एंटीयोकस, सीरिया से एंटीयोकस जो वहां का राजा था, एंटीयोकस ने राजदूत भेजा था इसके दरबार में, राजदूत भेजा। उस राजदूत का नाम था डाइमेकस। अब नाम कैसे याद रहेगा? तो देखो, सीरिया यानी सिर, एंटी यानी विरोधी, और डाई, तो सिर में डाई लगाई जाती है जो उल्टा प्रभाव देती है, एंटी। तो सीरिया सिर में एंटी डाई लगे, ऐसे आप याद रख सकते हो। दूसरा है मिस्र, मिस्र का राजा, मिस्र का शासक, राजा शासक टॉलमी या टॉलेमी, फिलाडेल्फस, दो नाम है, तो फिलाडेल्फस ने अपना राजदूत भेजा था, और राजदूत, इसका राजदूत का नाम था डायोनीसस। ये दो आपको याद रखना, ये दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। इसने यूनान से जो राजा था वहां का, उससे 3 चीजें मांगी थी, और उन 3 चीजों में से एक चीज उस राजा ने देने से मना कर दिया। तो पहली चीज इसने मांगी थी यूनान से, एक मांगा था दार्शनिक, या आप मुझे दार्शनिक दीजिए। दूसरा इसने चीज मांगी थी सूखे अंजीर, और तीसरी चीज मांगी थी इसने मदिरा यानी शराब, विदेशी शराब। इस राजा ने सूखे अंजीर भेज दिए थे, मदिरा भेज दी थी, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था।
इसने कहा कि दार्शनिक तो हमारे पास भी इतने ही हैं, वही आपके पास भेज दूंगा, तो फिर हमारे दरबार में कौन रहेगा। खैर ये इसके विदेशी संबंधों को दर्शाता है। शांतिपूर्ण शासनकाल था। इसकी मृत्यु 273 ईसा पूर्व में होती है। ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में इतना ही याद रखना है, ज्यादा कुछ विशेष आपको इसके बारे में नहीं याद रखना है। तो इसके ये कुछ उपनाम हैं जो दिखाए गए हैं। ये उपनाम है इसके, जो इतिहास में ये किन नामों से जाना जाता है और इन्होंने क्या कहा। इसका प्रधानमंत्री राधागुप्त इसका प्रधानमंत्री था। और विशेष जो इसके बारे में खास है वो ये है कि इसके दरबार में ये पहला ऐसा सम्राट था जिसकी सबसे बड़ी मंत्री परिषद है। इसके मंत्री परिषद में 500 व्यक्ति थे। 500 मंत्री परिषद संख्या 500। इसके मंत्री परिषद में 500 सदस्य थे और उसमें सबसे प्रमुख था खल्लाटा, सबसे शक्तिशाली। ठीक है, यानी इसकी बहुत ज्यादा इसके दरबार में चलती थी। तो ये खल्लाटक और प्रधानमंत्री राधागुप्त ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाद में इसकी मृत्यु के बाद अशोक को सम्राट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम आगे चलेंगे सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक ये शासन करता है। अशोक के विषय में इनकी माता का नाम सुभद्रांगी। इसके कई पुत्र हैं, उनमें से जो विशेष का नाम आता है उनमें आता है महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा। हालांकि इसकी एक पुत्री का नाम इतिहास में थोड़ा और बताया जाता है, जैसे चारुमती। उस चारुमती का विवाह नेपाल के राजा से हुआ था। देवपाटन नगर उस राजा ने बसाया था, उस राजा का नाम देवपाल था। तो संघमित्रा एक पुत्री चारुमती। चारुमती का जो विवाह हुआ था वो देवपाल से विवाह हुआ था। और इसी देवपाल ने देवपाटन जो नेपाल में देवपाटन नगर बसाया। इतना इसके बारे में याद रखना। तो ये इसके पुत्र एक पुत्री। अब हम आगे चलते हैं सम्राट अशोक के विषय। सम्राट अशोक गुस्सैल स्वभाव का था, काफी क्रूर माना जाता है। इतिहास में कहते हैं कि ये ज्यादा सुंदर भी नहीं था। तो जिस समय इसके पिता की मृत्यु होती है उस समय अशोक अवंती का राजा था, अवंती का राज्यपाल। इसको अवंती भेजा गया था, तो अवंती का राज्यपाल था। जब इसको वहां से पिता की मृत्यु का समाचार किसी के द्वारा मिलता है तो यह पहुंचता है। कई जगह ये कहते हैं कि उस समय जब ये बिंदुसार सम्राट था तो तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। उन विद्रोह को दबाने के लिए सम्राट अशोक को यानी अशोक को और एक बार सुसील को भेजा गया था। सुसील उस विद्रोह को दबाने में असफल रहता है, लेकिन अशोक जो था ये क्रोधी स्वभाव का था। इसने उस तक्षशिला के विद्रोह को क्रूरता से दमन कर दिया, जिससे दूसरी बार जब विद्रोह हुआ और वापस अशोक का नाम आया तो इनका नाम सुनते ही तक्षशिला के अंदर विद्रोह जो था वो दब गया। इसका नाम सुनते ही विद्रोह का दमन हो गया, अपने आप शांत हो गया। और वापस आते से इसको मध्य में सूचना मिलती है कि इनके पिता का देहांत हो गया है। तो बिंदुसार जो था वो राजा बनाना चाहता था अशोक के भाई सुसील को। सुसील, कई जगह इसको सुमन ऐसे नाम भी दिए जाते हैं। तो सुसील को राजा
लेकिन राधागुप्त और खल्लापेट ये दोनों अशोक को सम्राट बनाना चाहते थे। तो इसने रास्ते के मध्य में ही अशोक का राज्य तिलक करवा दिया और अशोक को सम्राट घोषित कर दिया। इसके बाद में 272 से लेकर के 269 ईस्वी तक यानी 2 से 3 वर्षों तक अशोक को गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। अपने राज परिवार से, अपने भाइयों से युद्ध करना पड़ा। कई जगह ये मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध कर दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। इसी कारण ये इतिहास में चंद अशोक भी कहा कहलाता है। 99 भाइयों की हत्या की, इसलिए अशोक को चंद अशोक या चंद्रशोक कहलाता है। लेकिन एक बौद्ध दार्शनिक है लामा तारानाथ, उसने 2 ग्रंथ लिखे हैं, कंगियूर और तंगियूर। तो उसमें इसने लिखा है कि अशोक ने सिर्फ तारानाथ के अनुसार 16 भाइयों की हत्या की। 16 भाइयों की हत्या की। तो ये अशोक के जीवन का सम्राट बनने के समय का जो अपने भाइयों से युद्ध है वो है। अशोक के कुछ भाई जैसे आपको सूची में एक भाई तिस्स था, एक भाई वो भी था जिसने बाद में परिव्राजक यानी संन्यास धारण कर लिया था। और अशोक कहा जाता है कि अशोक ने उस भाई का जीवन बख्श दिया था, उसको मारा नहीं था क्योंकि वो सन्यासी बन चुका था। अब हम अशोक के जीवन में कुछ आगे चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उसके जीवन में राजा बनने के बाद अशोक ने देखा कि उसका पड़ोसी देश जो है उसका जो शासक है दारा, वो शिलालेख लिखता है यानी पत्थरों पर अपने कानून लिखवा करके चौराहों को लगवा देता है। इससे अशोक प्रभावित हुआ और अशोक पहला ऐसा सम्राट है भारतीय इतिहास में जिसने शिलालेख लिख करके अपने कानून, अपने नियम नीतियों को, धर्म के बातों को लोगों के सामने लिख करके रखना शुरू किया। तो दारा, जिसको दारा भी कहा जाता है, दारा इसने शिलालेख लिखने की प्रेरणा मिली। शिलालेखों की प्रेरणा मिली। सम्राट अशोक के जीवन में, अब इनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, अचानक से एक ट्विस्ट आता है, मोड़ आता है, एक घुमाव आता है जो इसके जीवन को बदल देता है। वो अशोक जो हिंसक था, वो अपने साम्राज्य की वृद्धि करने के लिए अब अशोक ने क्या किया, उसके मगध साम्राज्य मगध के दक्षिणी इलाके में एक राज्य जिसका नाम था कलिंग। दक्षिणी दिशा के लिए एक राज्य था जिसका नाम था कलिंग। उस कलिंग को हथियाना चाहता था क्योंकि अशोक जैसा महान विजेता ये सहन नहीं कर सकता था कि उसके विशाल साम्राज्य के पास में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो, एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य जो उसके अहम को चुनौती देता हो। तो इसलिए अशोक ने कलिंग पर हमला किया। कलिंग, ये कहा जाता है कि इसने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग हमला किया, कलिंग पर आक्रमण। कलिंग पर आक्रमण किया यानी 8वें वर्ष के अंदर। अब अशोक 272 के अंदर सम्राट तो बनता है, राजा बनता है, लेकिन असली राज्याभिषेक इसका 269 में होता है। 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक होता है। ध्यान रखिए 272 के अंदर तो ये राजा बनाया जाता है, लेकिन वास्तविक अपने भाइयों को हरा करके जो शासक बनता है ये 269 ईसा पूर्व में ये राज्याभिषेक अपना करवाता है। तो 269 से 8 वर्ष बाद
यानी समय बैठता है 261 ईसा पूर्व में। ये कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध। अब कलिंग युद्ध के कारण क्या क्या थे? सिंपल, आपको 2 3 4 कारण आपको याद रखने हैं। पहला कारण हाथी, कलिंग के अंदर हाथी बड़ी संख्या में थे, तो अशोक हाथी प्राप्त करना चाहता था। दूसरा समुद्र या समुद्री व्यापार। कलिंग जो था वो समुद्र के किनारे था, तो इससे पूर्वी देशों से विदेशी व्यापार करने में आसानी रहती, इसलिए कलिंग प्राप्त करना चाहता था। तीसरा साम्राज्य विस्तार तो है ही इसके अंदर। इसके अलावा खनिज, कलिंग बड़ी मात्रा में खनिजों का उत्पादन किया जाता था, और उन खनिजों में जैसे लोहा है, कोयला है, तो ऐसी कुछ चीजें थी जिसका औषधियां भी इसके अंदर मुख्य है, औषधि। इसलिए अशोक इस पर हमला करना चाहता था। और अंत में ये बताया जाता है कि कलिंग जो था यह अशोक की अहम को चुनौती दी रहा। तो इस प्रकार से अशोक जो था कलिंग पर हमला करता है। इस समय कलिंग नरेश जो था, कलिंग नरेश यानी कलिंग का राजा, कलिंग नरेश नंद राज को बताया जाता है। कलिंग नरेश नंद राज का, यह हमें किससे पता चलता है? खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख। एक शासक था खारवेल, खारवेल के हाथी गुंफा, हाथी गुंफा मतलब हाथी की गुफा, हाथी गुफा, तो हाथी गुंफा अभिलेख, अभिलेख से यह आपको पता चल जाएगा। इस युद्ध के अंदर 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख लोग मरे, वह 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख घायल हुए। यहीं से अशोक के अंदर एक बदलाव आता है, और वो हिंसा का रास्ता त्याग करके इनके गुरु अलग अलग नाम उल्लेख आते हैं, उनमें एक है उपगुप्त। उपगुप्त के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म ग्रहण करता है। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक हिंसा की निशानी अपनी तलवार को त्याग देता है और एक सीधा साधा अहिंसक जीवन व्यतीत करता है। इसी क्रम में उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। संघमित्रा व महेंद्र को सिंहल द्वीप, सिंहल द्वीप, यह सिंहल द्वीप है श्रीलंका का प्राचीन नाम है, सिंहल द्वीप भेजा। और वहां के राजा, उस समय वहां का राजा कौन था? तिस्य, तिस्य या तिस्य, ये तिस्य वहां का शासक था। इसने भी प्रभावित होकर के अशोक की धम्म नीति से, अशोक की उदारता से, इसने भी एक उपाधि धारण की थी, देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय। ये उपाधि इसने धारण की थी तिस्य। तो कहते हैं कि संघमित्रा और महेंद्र थे, ये अपने साथ बोध गया के अंदर जो बोधि वृक्ष है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस बोधि वृक्ष की एक शाखा लेकर के गए थे। और श्रीलंका में आज भी उस वृक्ष का वंशज मौजूद है। भारत के अंदर बोध गया में था, लेकिन बोध गया का जो वृक्ष है वो भारत के अंदर वो 3 बार नष्ट हो चुका है, और 3 बार उसका वापस पुनर्जीवीकरण किया गया। तो संघमित्रा और महेंद्र। अब अशोक जो थे इसकी कुछ उपाधियां, उसमें सबसे पहली उपाधि इसके अंदर आती है देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय। और एक है प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, जिसको प्रियदर्शी भी बोला जाता है। ये इसकी उपाधियां हैं, यानी देवताओं के समान जो प्रिय है, और इसके अलावा जिसके दर्शन प्रिय है, ये अशोक की उपाधियां हैं, अशोक की। और इसी की उपाधि
सम्राट किसने भी धारण की थी। अब अशोक नाम कहाँ कहाँ मिलता है, बहुत ही कम अभिलेख है। तो पहला जो है ना अशोक नाम, भाई अभिलेख ऐसे जिसमें अशोक का नाम मिलता है, अशोक नाम मिलता है। तो सबसे पहले ये मिलेगा आपको मास्की, जिसको मस्की भी बोलते हैं, मास्की। दूसरा अशोक नाम मिलेगा आपको गुर्जरा, जिसको गुर्जरा भी बोलते हैं। तीसरा, पहले से दो ही नाम माने जाते थे कि मास्की और गुर्जरा में ही अशोक नाम है, लेकिन अब एक आ गया है उदय गोलम, उदय गोलम। और चौथा नेतूर, ये दक्षिण के हैं, वहां पर अशोक नाम मिलता है शिलालेख। तो अशोक इन चार अभिलेखों में मिलता है। राजस्थान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है भाबरू। जयपुर साइड में बीजक की डूंगरी है, उस बीजक की डूंगरी के अंदर तो भाबरू शिलालेख मिला है, लघु शिलालेख की श्रेणी में आता है। तो भाबरू शिलालेख में, भाबरू शिलालेख में त्रिरत्नों का उल्लेख किया है। त्रिरत्न, अब वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? जैसे जैन धर्म के त्रिरत्न अलग है, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो ये त्रिरत्न बौद्ध धर्म के माने जाते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। इसका उल्लेख भाबरू के शिलालेख में बताया गया है। तो ये अशोक सम्राट के जीवन से कुछ ऐसी घटनाएं। अब अशोक ने दो नगरों की भी स्थापना की थी। नगर कौन कौन से थे? पहला वितस्ता नदी या झेलम, जो आज की यरूशलेम है, इसने बताया था श्रीनगर, आज ये कश्मीर की राजधानी है। दूसरा इसने नगर बसाया था ललितपत्तन, ललितपत्तन, ये ललितपत्तन है नेपाल में, नेपाल के अंदर। अशोक ने अपने 7वें वर्ष के अंदर कश्मीर विजय प्राप्त की थी। तो ललितपत्तन और श्रीनगर ये अशोक के द्वारा बसाए गए दो नगर हैं। और अब हम अंतिम रूप से अशोक के जीवन काल में आते हैं कि इसने अपने धम्म की स्थापना की थी। और धम्म के अंदर हम बाद में बात करेंगे कि अशोक के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, आपको यह काम करना है। एक बार फिर से देख लेना, सम्राट अशोक के जीवन काल की महत्वपूर्ण घटनाएं की अपने को याद रखनी है। सम्राट अशोक 272 ईसा पूर्व में शासक बनता है, लेकिन इसका राज्याभिषेक जो होता है ना, वो 269 के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि 2-3 साल तक ये अपने भाइयों से युद्ध करता है राजगद्दी के लिए। तो उस समय 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक हुआ था। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में इसने कलिंग का युद्ध लड़ा था। यानी 269 ईसा पूर्व में अगर ये शासक बनता है तो 8वें वर्ष में उल्टी गिनती चलती है ईसा पूर्व से, तो 261 में कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग कारण क्या था? कलिंग में हाथियों की संख्या थी, उसको हाथी चाहिए थे। समुद्री व्यापार, कलिंग जो था वो समुद्री व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था। समुद्र की सीमा मिलती थी, खनिज और औषधियां भी इसको चाहिए थी, खाने वालों की। और एक छोटा सा जो राज्य था ये अशोक के अहम को चुनौती दे रहा था। कलिंग नरेश उस समय नंदराज था। नंदराज का नाम कहाँ से पता चलता है? खारवेल के हड्डी गुफा अभिलेख से। 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग इस युद्ध के अंदर घायल हुए थे। इससे इस हृदय विदारक दृश्य को रात्रि के समय देख करके अशोक का जो हृदय था वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। और उपगुप्त जो एक बुद्ध उपासक था, उस गुरु की शरण में आने पर उपगुप्त के द्वारा ये बौद्ध धर्म का दीक्षा ग्रहण करता है। अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सिंघल द्वीप, आज इसका नाम श्रीलंका है, वहां भेजता है। सिंघल द्वीप का राजा था, सिंहद्वीप का राजा था तिष्य। और तिष्य ने भी अशोक के मित्र देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की। देवानाम प्रिय, देवताओं में प्रिय, देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी अशोक की मुख्य उपाधियां हैं। अशोक का नाम कहाँ कहाँ मिलता है? एक तो मिलेगा आपको मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, ये सब लघु शिलालेख हैं, बृहत नहीं है। उदय गोलम और नेतृत्व भी अशोक नाम मिलता है, बाकी ज्यादातर प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय नाम मिलता है। भाबरू शिलालेख, यहाँ पर अशोक ने बुद्ध धर्म के त्रिरत्नों
संगः। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अशोक ने 2 नगरों की स्थापना की थी अपने जीवन काल में, श्रीनगर और ललित पत्तन। ये अशोक के जीवन काल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अब अशोक के शिलालेख, अशोक के गुफालेख और मौर्य साम्राज्य का जो राज्य प्रशासन है, नगर प्रशासन, वो सारा हम अगले वीडियो के अंदर आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।